हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, तेजी से विकसित हो रहे मेट्रो, फ्लाईओवर और रोड नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किसी भी शहर के रियल एस्टेट की दिशा बदल देते हैं। इन्हीं सुधारों के कारण संपत्ति की कीमतों के साथ साथ किराया और रेंटल यील्ड में भी स्थायी और संरचनात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के बाद खास तौर पे कल्याण डोंबिवली बेल्ट में रेंटल यील्ड का भविष्य क्या होने वाला है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स इस बेल्ट में शुरू किए हैं और इसका इम्पैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या असर आ सकता है प्रॉपर्टी मार्केट और डेवलपमेंट में, इसका भी विश्लेषण हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले है मेट्रो प्रोजेक्ट। कल्याण डोंबिवली तलोजा मेट्रो लाइन 12 ये लगभग 22 किलोमीटर 19 स्टेशन और दिसंबर 2027 तक पूर्ण होने का योजना या उद्देश्य रखा गया है। इससे यात्रियों के लिए नवी मुंबई, ठाणे और अन्य व्यावसायिक हब तक पहुंचने आसानी होगी। अगर हम इसका प्रभाव देखते हैं तो बेहतर कनेक्टिविटी इक्वल टू लोगों का आवागमन, लागत और समय की कटौती इक्वल टू किराएदार की बढ़ती मांग यहाँ दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से इसका इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के तहत ठाणे डोंबिवली से बीकेसी और अहमदाबाद तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे खास तौर पे क्षेत्र का रेंटल और रियल एस्टेट की आकर्षण बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका प्रभाव का बात करते हैं तो कार्यस्थलों से करीब रहने की मांग बढ़ने से किराया संभावित रूप से ऊपर जा सकता है। दोस्तों, इस तरह से हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स के डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है यह सड़क और फ्लाईओवर अपग्रेड वाला जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसके तहत स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम यानी SATIS इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो SATIS एक बड़ा ट्रैफिक सुधार कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य कल्याण रेलवे स्टेशन के आसपास की भीषण ट्रैफिक जंक्शन को कम करना है। इसमें उड़ान पुल यानी फ्लाईओवर्स, सड़क चौड़ीकरण, पथ प्रदर्शन का आयोजन और यात्री सुविधाएं शामिल होगी। मुख्य फ्लाईओवर ACD यानी फ्लाईओवर ए की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा फ्लाईओवर है जिसकी लंबाई लगभग 1600 मीटर है और ये सुभाष चौक से बेल बाजार के बीच बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्टेशन के पास वाहनों और पैदल यात्रियों की भीड़ को अलग अलग ले जाना है। तो इसका मतलब एक जगह पे जो अभी भीड़ हो रही है उसको कम करना है और डाइवर्सिफाई करना है। अगर हम फ्लाईओवर C और फ्लाईओवर D की बात करते हैं तो क्रमशः लगभग 206 मीटर और 297 मीटर लंबे हैं, यानी फ्लाईओवर C और फ्लाईओवर D की बात। और इन्हीं में से इसी सैटिस प्रोग्राम SATIS के कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से ये डेवलप किया जा रहा है। अगर हम इसकी प्रगति और समय सीमा देखते हैं तो ओरिजिनली फ्लाईओवर जनवरी 2021 में शुरू हुई थी और इससे 498 करोड़ का बजट मिला था, लेकिन कानूनी और जमीन संबंधी देरियों के कारण ये अब 602 करोड़ तक बजट उपयोग हो रहा है इस प्रोजेक्ट में। फ्लाईओवर ए को फरवरी या मार्च के 2026 तक पूरा या खोलने का लक्ष्य रखा जा रहा है। फ्लाईओवर C और D भी मार्च 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना रखी जा रही है। अगर हम कार्यक्षमता या ट्रैफिक सुधार किस तरह से हो सकता है उधर अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उड़ान पुलों और सड़क विस्तार के कारण स्टेशन के पास की भीड़ आसानी से गुजर सकेगी। इसके साथ साथ बसें, ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन अलग अलग लेवल प्रदान होंगे, जिससे जो हमारा एक जगह पे ट्रैफिक कंजेशन है वो कम होते हुए दिखेगा। पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित इसके साथ साथ मार्ग मिलेंगे, जिससे दुर्घटना की संभावना भी कम होगी। तो अगर हम संक्षेप में बात करते हैं तो SATIS प्रोजेक्ट स्टेशन क्षेत्र के ट्रैफिक समस्या का एक बड़ा उपाय है,
जिसे 2026 के दौरान कम से कम मुख्य फ्लाईओवर से के साथ अलग अलग स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम रोड की प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है 4 लेन ओवर ब्रिज, इसका हम डिटेल विश्लेषण देखते हैं। तो अगर केडीएमसी ने डोंबिवली में मोटा गांव लेवल के क्रॉसिंग पर पहले प्रस्तावित 2 लेन आरओबी को 4 लेन आरओबी में अपडेट किया है, ताकि आने वाले भारी वाहन और रोजमर्रा के यातायात की भीड़ को बेहतर तरीके से ये संभाला जा सके। अगर हम इसकी प्रमुख बातें करते हैं तो ये आरओबी पुल ठाणे डोंबिवली मार्ग के लिए है और इसकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है। ये प्रस्ताव रेलवे के खास तौर पे सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा और राज्य सरकार से फंडिंग अनुमति की प्रतीक्षा इसमें है। तो केडीएमसी ने 68 करोड़ का अलग मुआवजा भी रखा है उन 600 परिवार लोगों के लिए जिन्हें आरओबी निर्माण के कारण स्थलांतरित होना पड़ेगा, जो आरओबी परियोजना के लिए असामान्य और महत्वपूर्ण है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टाइमलाइन में देखते हैं कि जो भी है कमी, तो आरओबी पूरा होने पर डोंबिवली से ठाणे तक का सफ़र का समय लगभग 1 घंटे से घटकर 25 मिनट तक आ सकता है। यह हम रोड की बात कर रहे हैं, खासकर मानकोली फ्लाईओवर मार्ग के ज़रिए। तो ये आरओबी जो है रोज़ाना ऑफिस, जॉब, स्कूल, कॉलेज यात्रियों और व्यापारी आवाजाही के बेहद सुव्यवस्थित कराने वाला एक प्रोजेक्ट है। और ये पीक आवर्स की हम बात करते हैं तो जो पीक आवर्स की जो टाइमलाइन होती थी उसको काफ़ी कम होके 20-25 मिनट में आप ठाणे से डोंबिवली जा सकते हैं बाय रोड। दूसरा जो बात है ये कल्याण रिंग रोड वाला जो प्रोजेक्ट है। अब कल्याण रिंग रोड एक बहुत भाग सड़क परियोजना जिसका खास तौर पे लक्ष्य है कल्याण डोंबिवली टिटवला क्षेत्र की भीतरी सड़कों पर दबाव घटाना और संपूर्ण शहर परिवहन को तेज बनाना है। अगर हम परियोजना की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं तो ये रिंग रोड सीधे और तेज ग्रामीण शहरों मार्गों को जोड़कर वाहनों के लिए कन्वेंशनल वैकल्पिक एक मार्ग प्रदान करेगा। अब जैसा दुर्गाड़ी से SH 3540 रोड जंक्शन के कई हिस्सों का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है और मोठागांव गोविंदवाड़ी रोड जैसे हिस्सों का काम 2026 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। ये कलवा दीवा वसई लाइन SH रोड्स और प्रमुख बाईपास को जोड़ता है, जिसे स्थानीय सहित मध्य दूरी यात्रा में समय बचत और कम जाम लगेगा, यानी ट्रैफिक कम हो जाएगी। इसका अगर हम लाभ और ट्रैफिक असर देखते हैं तो डोंबिवली और टिटवला के बीच की दूरी लगभग 15 से 20 मिनट में पूरी की जा सकती है, जो पहले पौन से 1 घंटा पीक आवर्स में लगती थी। रिंग रोड का पूरा होने पर शहर के भीतरी सड़कों पर दबाव कम रहेगा, जिससे लॉन्ग दूरी वाले यात्रियों तेज और अधिक आराम से या सुचारू होगी। ये प्रोजेक्ट खास तौर पे स्थानीय लोगों के अलावा लॉजिस्टिक्स और मल्टी नोड कनेक्टिविटी लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब चौथा जो है ये ट्रैफिक सुधार के व्यापक सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम ये पहलू पे देखते हैं। तो इन सभी सड़क, फ्लाईओवर और आरओबी परियोजना को मिलकर इसका असर अगर हम देखते हैं तो वाहन यातायात में गति और सुविधा यहाँ दिखाई दे सकती है। जाम और भीड़ कम होगी, यात्रियों के लिए प्रीव्यूड रूट्स के अधिक तेजी आवाजाही, इसके साथ साथ सामान लॉजिस्टिक वाहनों के लिए एक डेडिकेटेड बड़े मार्ग, दुर्घटना संभावना कम और पैदल यात्री हेतु सुरक्षित मार्ग इस प्रोजेक्ट से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रेंटल डिमांड पर सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है इसका देखें तो बेहतर सड़क नेटवर्क इक्वल टू दैनंदिन आपका आवागमन कम समय में हो जाएगा, आपका ट्रैवलिंग या कम्यूटेशन कम हो जाएगा। नौकरी स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों तक ये आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ संपत्ति के आकर्षण और निवेश योग्यता रूप से वहाँ अलग अलग लोकेशन में बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। इन सब का साथ प्रभाव है कि किराया मांग और रेंटल यील्ड में वृद्धि का दबाव जो होता है ये पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों अगर हम स्मार्ट सिटी और शहरी सुधार के बारे में देखते हैं तो केडीएमसी स्मार्ट सिटी यानी वेस्ट मैनेजमेंट, सड़क चौड़ीकरण व अस्पताल, स्कूल अपग्रेड जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसका प्रभाव अगर हम देखेंगे तो बेहतर रहने की गुणवत्ता,
लोगों को यहाँ स्थायी रूप से रहना पसंद लगेगा, रेंटल मार्केट में भी अच्छी सक्रियता आ सकती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का रियल इस्टेट और किराया का असर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ का सीधा संबंध। मेट्रो, फ्लाईओवर, रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट लोकेशन को फ्यूचर रेडी बनाते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी इक्वल टू ज़्यादा एंड यूज़र्स प्लस ज़्यादा इन्वेस्टर्स। इससे क्या होगा, तो डिमांड बढ़ते ही प्रॉपर्टी प्राइसेस में 15 से 20% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। यदि वृद्धि स्पेक्युलेटिव नहीं स्ट्रक्चरल होती है तो लंबे समय तक ये टिकाऊ रह सकती है। दूसरा है कि मेट्रो कॉरिडोर के आसपास कीमतों में तेज़ी से बढ़ती है। मेट्रो स्टेशन के 1.5 किलोमीटर रेडियस के घर सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो डेली कम्यूट आसान होने से जॉब प्रोफेशनल्स, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, MIDC नवी मुंबई एम्प्लॉयज़ ये रहना ज़्यादा चाहेंगे। हिस्टोरिकली अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो मेट्रो पहले किराया बढ़ाती है, फिर कैपिटल वैल्यू यानी प्रॉपर्टी प्राइस उस तरह से इम्पैक्ट आके बढ़ता है। डोंबिवली ईस्ट नीलजे तलोजा क्यों हाई ग्रोथ जोन माना जा रहा है? अगर खास तौर पे हम डोंबिवली ईस्ट की बात करते हैं तो मेट्रो लाइन 12 का सीधा असर यहाँ दिखाई देगा। नवी मुंबई अक्सर बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी बेस प्राइस अभी भी ठाणे नवी मुंबई से कम है और इसलिए अपसाइड पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अगर हम नीलजे की बात करें तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग बेल्ट है। मेट्रो प्लस रोड कनेक्टिविटी से डिमांड सर्ज होगा। फर्स्ट टाइम बायर्स प्लस टेनेंट्स दोनों के लिए ये अट्रैक्टिव रहेगा। और तलोजा की अगर हम बात करते हो तो MIDC प्लस लॉजिस्टिक्स प्लस इंडस्ट्रियल जॉब्स यहाँ पे रहेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल्स रेंटल हाउसिंग प्रेफर करेगी और मेट्रो से कम्यूट आसान इक्वल टू रेंटल डिमांड मजबूत यहाँ दिखाई दे सकता है। अब जो है चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ने से किराया कैसे बढ़ता है। जैसे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद न्यू सोसाइटी या नई सोसाइटी, बेटर एम्यूनिटीज़, बिगर और जो बड़े और सेफ प्रोजेक्ट्स आते हैं तो अपने आप क्वालिटी इम्प्रूव होने पर हाई पेइंग टेनेंट्स मिलते हैं। नेगोशिएशन पावर जो होती है लैंडलॉर्ड के पास ज़्यादा आती है। रेंटल यील्ड में अगर सुधार या गणित सिंपल लॉजिक है। कल्याण डोंबिवली में प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी मॉडरेट है लेकिन किराया तेज़ी से कैचअप करते हुए दिखाई दे रहा है। उदाहरण तौर पे अगर हम फ्लैट प्राइस 55 लाख के देखते हैं तो उसका रेंट आता है 15,000 पर मंथ और 1.8 लाख पर ईयर हो जाता है। इसका मतलब जो यील्ड आ रहा है 3.3% के हिसाब से। मेट्रो और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जब ये चालू हो जाते हैं उसका 4 या 6 साल में वही रेंट आपको जाएगा 20,000 से लेके 22,000 के रेंज में और इसकी यील्ड इम्प्रूवमेंट है 4.5 से लेके 5.5% तक। इस तरह से ये मैथमेटिकल एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझने की कोशिश किए। इन्वेस्टर्स को डबल बेनिफिट कैसे मिलता है? अब देखते हैं कि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन जब होता है तो प्रॉपर्टी वैल्यू 15 से 30% तक बढ़ती है। रेंटल ग्रोथ स्टेबल प्लस इंक्रीजिंग रेंट वैकेंसी रिस्क को कम कर देता है। यही वजह है खास तौर पे कि इंफ्रा ड्रिवन मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आपको किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है? तो स्टेशन वॉकेबल प्रोजेक्ट्स चुनना ज़रूरी है। ज़्यादा अच्छी सोसाइटी, पार्किंग प्लस लिफ्ट प्लस सिक्योरिटी ज़रूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन में पेशेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म जंप नहीं होना है। कम से कम 4 से 7 साल का होराइजन इन्वेस्टमेंट इस बेल्ट में आप देखना है। भविष्य के अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस जो आएगा तो इसके लिए 5 से 8 साल यदि अनुमान हम सही तरह से चलते हैं तो किराए में संभावित 5% से ऊपर तक कम से कम स्थिर हर साल बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। निवेश की मांग बढ़ने से कैपिटल वैल्यू भी सुधरेगी और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है रेंटल मार्केट अधिक सुदृढ़ व प्रेरित रहेगा। ध्यान दें कि यह प्रोजेक्शन औसत रुझान के आधार पर है। खास तौर पे मुश्किल से प्रभावित होने वाले जैसे बजट, लोकेशन, इसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट क्वालिटी, मार्केट साइकिल भी मायने रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन कल्याण डोंबिवली जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा और संभावित क्या इसका
5 साल या 8 साल के बाद किस तरह से ये डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा और मार्केट प्रॉपर्टी वैल्यू पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसके ऊपर काफ़ी इनपुट्स आपको इस वीडियो द्वारा मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही मोटिवेशन हमें करते रहिए ताकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपको अपडेट करते रहेंगे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्केट। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।